सब्र का बांध आखिर कभी न कभी टूटता है। किसान आंदोलन के नाम पर लापरवाही की हदें पार कर चुके आंदोलनकारियों और उनके नेताओं को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सख्त शब्दों में चेतावनी दे डाली कि कांग्रेस के सियासी फायदे के लिए नकली आंदोलन का ये खेल राज्य की जनता के लिए मुसीबत का कारण न बने। अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने में कोई संकोच नहीं होगा। राज्य सरकार ने अपने हिस्से में आने वाले 3 टोल प्लाजा को खुलवाने की बात बताते हुए कहा कि पंजाब चुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के लिए कांग्रेस यह आंदोलन चलवा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को साफ तौर पर कहा कि हमने धैर्य रखा हुआ है, आप भी हद पार न करें। उन्होंने कहा कि आंदोलन कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि किसान संगठन कृषि कानूनों को खत्म करने की अपनी जिद छोड़कर वार्ता के लिए आगे आएं। सरकार उनसे बात करने को तैयार है। सीएम ने साफ कहा कि यदि किसी को आंदोलन करना है तो वह लिख कर दे कि भविष्य में कोई अवांछित गतिविधियां नहीं होंगी। यदि वहां कानून व्यवस्था की हालत खराब हुई तो इसके जिम्मेदार आंदोलनकारी होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं सरकार के मुखिया के नाते इन आंदोलनकारी संगठनों के व्यवहार और कृत्यों को अलोकतांत्रिक बताते हुए उनकी निंदा करता हूं। अगर वह सीमा के बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। उनसे लिखवा कर लेंगे कि कोई अवांछित गतिविधियां भविष्य में नहीं होंगी। उन्होंने सवाल दागा कि आखिर किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में विरोध की घटनाएं नहीं हुई। उन्होंने विभिन्न किसान आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रायोजित ये आंदोलनकारी किसानों का ही नुकसान कर रहे हैं। उन्हें पता भी है कि पुराने कृषि कानून नियमों का नुकसान है और नए नियमों का फायदा, फिर भी वह जिद पर अड़े हैं। कांग्रेस अपने फायदे के लिए इन किसान संगठनों का इस्तेमाल कर रही है। अब वहां सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही रह गए हैं, लेकिन सरकार उन्हें भी अपना मानते हुए बार बार किसी कठोर कार्रवाई से बच रही है। आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा? मुख्यमंत्री खट्टर ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये आंदोलन धरना स्थल पर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। उन्होंने मनाली दौरे के दौरान नेशनल हाईवे के बंद टोल प्लाजा को खुलवाने की बाबत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार इसे लेकर गंभीर है और जल्द कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। हरियाणा सरकार ने HSIIDC के अपने 3 टोल प्लाजा चालू करवा दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसान एक पवित्र शब्द है, लेकिन आंदोलनकारी किसान इस शब्द की पवित्रता को भंग करने में जुटे हैं। धरना स्थल पर हो रही आपराधिक गतिविधियों की ओर ध्यान दिलाते हुए सीएम ने कहा कि प्रदर्शन स्थलों पर बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो चुके हैं। रास्ता खोलने को लेकर स्थानीय लोगों के साथ विवाद बढ़ गए हैं। एक दूसरे के विरोध में भाषाएं बोली जाने लगी हैं। आंदोलनकारी यहां तक कहते हैं सरकार के मंत्रियों और नेताओं को आने जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद सरकार संयम बरते हुए है, लेकिन इसे वह सरकार की कमजोरी समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी अब करीब 2 साल से कांग्रेस पर फिफर से राज कर रही हैं। सोनिया गांधी के पद, प्रेम और गांधी परिवार के वंशवाद के खिलाफ ग्रुप 23 ने जो मुहिम शुरू की थी वो भी 1 साल लंबा खिंच गई। लेकिन बार बार भरोसा देने के बावजूद सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होने दिया। हर बार किसी न किसी बहाने से चुनाव को टाला गया। लेकिन कांग्रेस के लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर ग्रुप 23 के नेता विवेक तनखा ने सोनिया गांधी को अपने इरादे जता दिए कि पार्टी में बदलाव की आवाज को अब उनके लिए शांत कराना मुश्किल होगा। विवेक तनखा का इस्तीफा इसलिए मायने रखता है कि पद छोड़ने के साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे वंशवाद के खिलाफ हैं और लंबे अरसे तक किसी पद से चिपके नहीं रहना चाहते। उन्होंने खुले तौर पर वंशवाद के खिलाफ जंग में अब किसी पद पर लंबे समय तक जमे रहने को लेकर नैतिक आधार पर विरोध करने की शुरुआत कर दी है। माना जा रहा है कि इससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की मांग का दबाव बढ़ेगा। ग्रुप 23 पिछले 1 वर्ष से मांग कर रहा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर गैर गांधी को अवसर दिया जाए। महीनों टालने के बाद सोनिया गांधी फरवरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर संकेत दिए थे, लेकिन ऐन वक्त पर इसे जून तक टाल दिया गया। बहाना 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस मुद्दे को फिर से टाल दिया गया। तब सोनिया गांधी सोच रही थी कि कांग्रेस केरल में सरकार बना लेगी और उनका श्रेय राहुल गांधी को देकर उनकी अध्यक्ष पद पर वापसी करा दी जाएगी। इस बीच राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि पार्टी जो भी काम सौंपेगी वो करने को तैयार है। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस न केरल जीती न असम, बंगाल में तो उसका खाता तक नहीं खुला, जहां वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। हार का ठीकरा राहुल गांधी के सर न फूटे, इसलिए पार्टी में अंदरूनी तौर पर खराब प्रदर्शन की समीक्षा की आवाज उठी, जिसे नकार दिया गया। विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी थी।
जिसके चलते इस पर चर्चा की मांग दबी रह गई, जबकि ग्रुप 23 के नेता इस पर मुखर होने के मूड में थे। इस बीच अचानक विवेक तनखा ने विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव की चर्चाओं को हवा दे दी है। उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक एक ही पद पर रहकर न्याय नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को यह दायित्व सौंपा जाना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य विवेक तनखा ने कहा कि वंशवाद के खिलाफ मैं तो हूँ, मैंने अपने बेटे वरुण तनखा के नरसिंहपुर विधानसभा सीट के टिकट का भी विरोध किया था। मैंने कांग्रेस नेतृत्व को साफ तौर पर कहा था कि वरुण मेरा बेटा है, सिर्फ इस नाते आप टिकट दे रहे हैं, यह गलत है। वह काबिल बने, फिर किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे पूछा कि आप लीगल सेल के चेयरमैन पद पर बने रहना चाहते हो तो बताएं। मैंने कहा मुझे रुचि नहीं है, हमें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है। विवेक तनखा की ये बातें एक तरह से सोनिया गांधी के लिए बड़ा संकेत हैं, जो कांग्रेस पर कब्जा जमाए बैठी हैं और पार्टी गर्त में जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर दबाव बनाने के लिए अशोक गहलोत लगातार बीएसपी से कांग्रेस में आए और निर्दलीय विधायकों का डर दिखाकर अपनी मनमानी करते रहे। जयपुर से लेकर दिल्ली तक निर्दलीय और बीएसपी से आए विधायकों का ऐसा हुआ गहलोत ने खड़ा कर रखा था कि अगर बात नहीं मानी गई तो वे सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। यही खेल गहलोत ने इस बार भी किया। जयपुर के होटल में सारे विधायक जुटे, मीटिंग की और गहलोत की जय जयकार करते हुए निकल गए। लेकिन गहलोत का ये दांव अब उल्टा पड़ने लगा है, क्योंकि निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के खिलाफ कांग्रेस के कई नेताओं ने न सिर्फ मोर्चा खोल दिया बल्कि अपना बोरिया बिस्तरा लेकर दिल्ली आ धमके हैं। गहलोत सरकार में बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों और निर्दलीय विधायकों को लेकर सरकार में ज्यादा अहमियत मिलने और अपनी अनदेखी होने से नाराज होकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 15 नेताओं में से आधा दर्जन असंतुष्ट नेताओं ने दिल्ली प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात के लिए 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाल रखा है। हालांकि इन नेताओं को अभी अजय माकन की ओर से बुलावे का इंतजार है। बताया जा रहा है कि असंतुष्ट नेताओं की प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात हो सकती है, जहां असंतुष्ट नेता बसपा और निर्दलीय विधायकों को सरकार में ज्यादा अहमियत मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जता सकते हैं। दिल्ली पहुंच चुके नेताओं में कांग्रेस नेता मनीष यादव, दौलत मीणा, सुभाष मील और रितेश बैरवा प्रमुख हैं। ये चारों नेता 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इनके सामने निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के असंतुष्ट नेता मनीष यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिन 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उनमें बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों से वे चुनाव हारे। लेकिन सरकार में जिस तरह से समर्थन देने के नाम पर बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों को अहमियत मिल रही है, वह दुखदायी है। हमारे जैसे लोगों और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, उससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में रोष है। बसपा और निर्दलीय विधायकों को सत्ता और संगठन में महत्व मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दूर रखा जा रहा है। यादव ने कहा, कांग्रेस के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं की आवाज प्रदेश प्रभारी अजय माकन के समक्ष उठाएंगे। सत्ता और संगठन में अपनी उपेक्षा होने पर बसपा से कांग्रेस में विधायकों और निर्दलीय विधायकों को सरकार में अहमियत मिलने से नाराज होकर कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके 15 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था, स्थानीय निकायों में पार्षदों का मनोनयन और अन्य काम बसपा और निर्दलीय विधायकों में राय से हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े नेताओं को सत्ता और संगठन में दूर रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे मुट्ठी भर लोगों की हरकतें अब अपनी सारी हदें पार करती जा रही हैं। उस पर राकेश टिकैत जैसे नेता की भाषा पर गौर करें तो वे लोगों को भड़काने वाला और खास तौर से बीजेपी के खिलाफ आग उगलने वाला है। यही वजह है कि किसानों और उनके नेताओं को अपने हद में रहने की चेतावनी दी गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर धरना देना है तो पहले लिख कर दो कि कुछ गड़बड़ी हुई तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, नहीं तो अब ऐसे चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई भिड़ंत के बाद पुलिस ने अब तक भारतीय किसान यूनियन के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है। इन सब के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। मामले में कौशाम्बी पुलिस थाने में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अमित वाल्मीकि ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिनके स्वागत के दौरान ही ये हंगामा हुआ।
असल में बीजेपी कार्यकर्ता अपने अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ झड़प हो गई। इसके बाद दोनों ओर से डंडे चलने लगे। किसान अधिक थे इसलिए वह भारी पड़े और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भागना पड़ा। अब इस मामले में बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि की शिकायत पर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ कौशाम्बी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान पुलिस ने वीडियो भी बनाया था, जिसके आधार पर ही आरोपितों की शिनाख्त की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने पहले गाड़ियों के शीशे तोड़े और फिर कार्यकर्ताओं पर तलवारें भांजी, लाठी डंडे चलाए, हमला किया। वहीं किसान नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। तनाव बढ़ता देख मौके पर तैनात पुलिस ने फटाफट बीजेपी के काफिले को वहां से रवाना किया। बीजेपी कार्यकर्ता महेश नेगी ने कहा कि हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर स्वागत कार्यक्रम कर रहे थे और इस दौरान किसानों ने हम पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में अमित वाल्मीकि को चोट आई है। महेश ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम की सूचना पुलिस को दी थी और वो वहां पर मौजूद भी थीं, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने उन पर हमला कर दिया। इस झड़प पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के लोग जानबूझकर मंच पर आ गए थे। अगर मंच पर आना है तो बीजेपी छोड़ कर आओ, लेकिन ये दिखाना है कि हमने गाजीपुर के मंच पर बीजेपी का झंडा फहरा दिया, कब्जा कर लिया, ये गलत है। ऐसे लोगों के बक्कर उधेड़ दिए जाएंगे, प्रदेश में फिर कहीं भी नहीं जा सकते हैं, याद रख लेना। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरे राज्य में भड़के हिंसा का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि केंद्र सरकार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला करना पड़ सकता है। असल में सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है जिसमें केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में 2 मई से चुनाव के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में केंद्र को राज्य में हालात सामान्य बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों की मदद और किसी गड़बड़ी से उनकी रक्षा के लिए सशस्त्र अर्धसैन्य बलों की तैनाती के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद टीएमसी में खलबली मच गई है। न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किए। इस याचिका में राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को हुए नुकसान का पता लगाकर उन्हें मुआवजा देने के लिए निर्देश देने की भी बात कही गई है। पीठ ने कहा कि हम प्रतिवादी नंबर 1 भारत सरकार, प्रतिवादी नंबर 2 पश्चिम बंगाल सरकार और प्रतिवादी नंबर 3 निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर रहे हैं। हालांकि पीठ ने प्रतिवादी नंबर 4 तृणमूल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के तौर पर ममता बनर्जी को नोटिस जारी नहीं किया। विष्णु शंकर जैन के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया कि असाधारण परिस्थितियों में जनहित याचिका दाखिल की गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल के हजारों नागरिकों को विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी भाजपा का समर्थन करने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें धमका और प्रताड़ित कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल के उन हजारों नागरिकों के हितों की वकालत कर रहे हैं जो ज्यादातर हिंदू और भाजपा का समर्थन करने के लिए हैं। मुसलमानों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे हिंदुओं को कुचलना चाहते हैं ताकि आने वाले वर्षों में सत्ता उनकी पसंद की पार्टी के पास बनी रहे। याचिका में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। इसमें कहा गया है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अराजकता फैलाना, अशांति पैदा करना शुरू कर दिया और हिंदुओं के घरों और संपत्तियों में आग लगा दी, लूटपाट की और उनका सामान लूट लिया क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था। याचिका में कहा गया है कि हिंसा की घटनाओं के दौरान कम से कम 15 भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। याचिका में कहा गया है कि इन परिस्थितियों में अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है और अदालत विरोधी पक्षों को आदेश जारी कर सकती है ताकि पश्चिम बंगाल की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे और निरंतर उल्लंघन के मामले में भारत सरकार को संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 के तहत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा सकता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने मुसलमानों की भावनाओं को जगाने और उनसे एकजुट रहने और अपने बेहतर भविष्य के लिए अपनी पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ा था। शीर्ष अदालत पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा से जुड़ी कई याचिकाओं पर पहले से सुनवाई कर रही है। इसके अलावा याचिका में राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के कारणों की जाँच के लिए एक विशेष जाँच टीम बनाने का भी अनुरोध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज ऑफ इंडिया।